तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि अप्रैल मंथ में एविएशन रिलेटेड न्यूज़ क्या क्या रहा है। ठीक है, तो इसे कवर अप करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि ये टॉपिक या न्यूज़ आपको करंट अफेयर इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वो आपसे पूछते हैं एयरलाइन इंटरव्यू में कि रीसेंट एविएशन न्यूज़ आपको क्या पता है, या कोई एक सिनेरियो दे देंगे और बोलेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ पता है क्या आपको। कैडेट पायलट इंटरव्यू में भी आप जाओगे तो भी ये पूछा ही जाता है, और अगर आप एविएशन एंथुजियास्ट हो या फिर एटीसी का प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कैबिन क्रू का कर रहे हो तो भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, या ग्राउंड स्टाफ का भी कर रहे हो तो भी ज़रूरी है जानना। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग 20 मेजर न्यूज़ देखेंगे। अब होते तो बहुत सारे न्यूज़ है बट 20 मेजर न्यूज़ देखेंगे जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो एकदम ही मिस नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो इंडियन कैरियर्स टू फ्लाई वर्ल्ड्स यंगेस्ट फ्लीट इन 5 ईयर बिकम लीस्ट एमिटर सेट बाय इंडस्ट्री लीडर। यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर कौन हो गए? तो जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा और स्पाइस जेट, इन सब के जो एमडी चेयरमैन है ना, वो यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर है। इन्होंने कहा कि इंडियन कैरियर जो टू फ्लाई वर्ल्ड्स यंगेस्ट फ्लीट इन 5 ईयर, तो हमने बहुत सारा एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया है ना, तो हम यंगेस्ट फ्लीट हमारा होने वाला है, इंडिया के पास यंगेस्ट फ्लीट होगा। अब जब यंगेस्ट फ्लीट होगा, न्यू फ्लीट होगा, तो वो एमिशन भी कम करेगा ना। लीस्ट एमिटर का मतलब क्या हो गया? लेस CO2 एमिशन, तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। तो एक्चुअली ये बोला गया था ना एक मीटिंग या कॉन्क्लेव में, वो कॉन्क्लेव या मीटिंग का नाम क्या था वो ध्यान ध्यान में रखना। इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी कनक्लेव 2025। ठीक है, करंटली अगर मैं आप बात करूं ना आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एविएशन मार्केट है वो थर्ड लार्जेस्ट है। थर्ड लार्जेस्ट क्या है? एविएशन मार्केट भी है, और थर्ड लार्जेस्ट हम लोग एमिटर भी है, मतलब दोनों में हम लोग थर्ड है। CO2 एमिशन में भी हम लोग थर्ड ही है। बट करेंटली अगर हम देखें ना, सो टुडे एविएशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 1% ऑफ एविएशन इन इंडिया विच इज लेस देन द ग्लोबल एवरेज। बाकी जगहों पे अगर हम देखें एविएशन उस कंट्री में कितना कंट्रीब्यूट करता है एमिशन में, तो मोर देन 1% है, बट इंडिया में इट्स लेस देन 1% और 1%। ओके, सो बेसिकली ये आपको बस ध्यान में रखना है, ये न्यूज़ ध्यान में रखना है कि यंगेस्ट फ्लीट हमारा 5 साल में होने वाला है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ओके ओके, सो दूसरा न्यूज़ क्या है? एयरक्राफ्ट शॉर्टेज विल परसिस्ट फॉर 4 to 5 years, एयर इंडिया CEO कैम्बल विल्सन ऑन हैम्पर्ड एयरलाइन ग्रोथ। अब देखो हुआ क्या है ना कि एयर इंडिया के जो CEO है ना, नाम तो आपको पता है यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने कहा कि ग्लोबल एयरक्राफ्ट जो शॉर्टेज है ना, वो 4 से 5 साल और रहने वाला है। अब क्यों रहने वाला है? क्योंकि एयरबस एंड बोइंग, इनका ना प्रोडक्शन डिले हो रहा है, डिले कर रही है लोग प्रोडक्शन में। ठीक है, अब स्पेसिफिक अगर आपको हाईलाइट दूं ना या रीजन बताऊं ना, तो सबसे पहला स्पेसिफिक हाईलाइट रीजन में सबसे पहला क्या है कि शॉर्टेज है नैरो बॉडी जेट इंजन का। ओके, ये दिक्कत है। दूसरा क्या है? स्पेशली जो बिजनेस क्लास सीट्स होते हैं या फिर फर्स्ट क्लास सीट होते हैं, वो भी, उसमें भी बॉटल नेक है सप्लाई में सीट्स। ओके, SCATS। ठीक है, थर्ड रीजन जो हाईलाइट किया गया कि क्रूशियल एयरक्राफ्ट फ्यूजलाज कंपोनेंट है, उसमें भी बॉटल नेक हो रहा है, उसके भी सप्लाई में बॉटल नेक, मतलब कुछ दुविधा आ रही है, कुछ संकट आ रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, परसिस्ट हो रहे हैं। और फोर्थ रीजन जो दिया गया वो ओवरऑल सप्लाई चेन का इश्यू है। ठीक है, तो मुद्दा ये इस न्यूज में आपको ये ध्यान में रखना है कि CEO एयर इंडिया की CEO ने तो बोला कि 4 से 5 साल रहेगा। ये जैसे ही आप बोलोगे ना उनको
अपने जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे तो वो पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या 4 से 5 साल क्यों होगा, 4 से 5 साल क्यों एयरक्राफ्ट का शॉर्टेज परसिस्ट करेगा, तो आपको ये चारों पॉइंट बोलने हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंडिगो बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो हुआ क्या है ना कि इंडिगो ओनली एयरलाइन अमॉन्ग द टॉप 10 ग्लोबली जो कि रिकॉर्ड गेन स्टॉक प्राइसेस जिसका भी हुआ है सो फार। मतलब अगर मैं आपको बताऊं स्टॉक प्राइसेस में तो समवॉट इंक्रीज हुआ है अराउंड 14% का, बाय 14%, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं ईयर टू डेट, ठीक है, मतलब अप्रैल 9 का मैं बता रहा हूं आपको, हाईएस्ट रिकॉर्ड दिया है ये। और मीनवाइल जो डेल्टा एयरलाइन हो गया या फिर आपका यूनाइटेड एयरलाइन हो गया, इनका ना शेयर प्लंज किया है, और प्लंज्ड थोड़ा बहुत नहीं, प्लंज्ड अराउंड 41% ओवर द सेम पीरियड, समझे। इंडिगो का अगर हम मार्केट कैपिटल देखेंगे ना, इंडिगो का मैं बात कर रहा हूं, तो पता है कितना है, अराउंड 23.4 बिलियन डॉलर्स है। ये सारा डॉलर्स में बात होता है, 23.4 बिलियन डॉलर्स हो गया। और लास्ट ईयर ना ये इंडिगो 4th रैंक पे था ग्लोबली, ग्लोबली मैं बता रहा हूं। और अभी अगर मैं आपको बात करूं तो अभी फर्स्ट पे इंडिगो है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको मैंने बताया 223.4 बिलियन यूएस डॉलर, और सेकंड पे है हमारा डेल्टा एयरलाइन जिसका है 23.2 बिलियन, और थर्ड पे है मेरा रेयान एयर, ठीक है, जिसका 21.3 बिलियन है। और ये डेटा कहां से लिया है, ब्लूमबर्ग का डेटा है, ठीक है। तो ये बस याद रखना है आपको कि इंडिगो वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइन बन गया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसका कितना कैपिटलाइजेशन है अभी, 23.4 बिलियन, ओके। तो ये हो गया। अब ये समझो, देखो आईटा ने बोला, आईएटीए ने बोला कि एविएशन इज द की कंट्रीब्यूटर टू इजिप्ट्स इकोनॉमी, मतलब इजिप्ट का इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसके जीडीपी का इंप्रूवमेंट में एविएशन का एक बहुत बड़ा की रोल रहा है। ये तो बेसिक न्यूज़ है, इसलिए ये न्यूज़ को कट आउट नहीं किया है मैंने इस न्यूज़ को कट आउट इसीलिए किया है कि आईटा के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। ये तो आप नॉर्मल सा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एविएशन इज द की कंट्रीब्यूटर टू इजिप्ट्स इकोनॉमी। आईटा क्या है, सो आईटा का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे ना तो इट इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है। तो ये है क्या, इट इज बेसिकली ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन है, वर्ल्ड के जितने भी एयरलाइन है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अराउंड 300 एयरलाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 300 एयरलाइन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया, 80% ग्लोबल ट्रैफिक, ओके। आपने ये सुना होगा ना कि आईटा कोड आपने सुना होगा। अगर इंडिगो का आईटा कोड का बात करें तो 6E है, एयर इंडिया का बात करें तो AI है, वो ये आईटा कोड। और इसके बारे में जो मेन जानकारी आपको रखना है, ये इट वाज फाउंडेड इन 1945 एट क्यूबा, और क्यूबा में कहाँ, हवाना में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल, कनाडा, ओके। सो ये आईटा हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा न्यूज़ पे, जो ये न्यूज़ की बात कर रहे हैं। देखो यार, न्यूज़ के लिए बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि आईटा का कहना है कि यस, एविएशन इज़ अ वेरी की कंट्रीब्यूटर टू इजिप्ट्स इकोनॉमी, ऑल्दो इट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट ठीक है। देखो जो 5.3% ऑफ जो जीडीपी है इजिप्ट का जो जीडीपी है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना एविएशन रोल प्ले किया है, 5.3%। और आईटा हाईलाइट किया है कि टू कंटिन्यू मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट इजिप्ट मस्ट प्रायोरिटाइज 3 थिंग्स, कि अगर ये ग्रोथ को आपको मैक्सिमाइज करते जाना है और कंटिन्यू रखते जाना है तो आपको 3 चीज पे फोकस करना पड़ेगा। और वो 3 चीज क्या है, पहला चीज है कॉस्ट एफिशिएंसी,
अब भाई ये कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है ना एयरलाइन पे और पैसेंजर पे, उसको आपको कम करना है। कम कैसे होगा? BURDEN, ओके, बर्डन को कम करना है। कैसे? यहाँ पे एड या सपोर्ट करेगा इजिप्ट गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, कि लेस कार्बन एमिशन आपको करना है, ठीक है। तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब कैपेसिटी बिल्डिंग क्या हो गया कि आपको स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड एविएशन वर्कफोर्स बनाना है, ओके। अब ये हो गया। अब ये आता है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लू ओवर 1 बिलियन पैसेंजर। देखो हुआ क्या कि बोइंग जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है, आपको पता होगा, इसने अनाउंस किया कि इनका जो पायनियरिंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लीट है ना, वो ट्रांसपोर्ट कर चुका है ओवर 1 बिलियन पैसेंजर, ठीक है, फास्टर देन एनी वाइड बॉडी इन हिस्ट्री। मतलब ये 14 साल के सर्विस में आया और 14 साल के सर्विस में ये 1 बिलियन पैसेंजर को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प किया। अगर मैं बात करूं टोटल 787 ड्रीम लाइनर कितना है वर्ल्ड में, तो पता है ये कितना है? अराउंड 1175, ठीक है। और ये कंप्लीट किया है 5 मिलियन फ्लाइट, 5 मिलियन फ्लाइट एंड 30 मिलियन फ्लाइट आवर्स। यार देखो, इतना डेटा क्रैम करने का जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए हेडलाइन, इतना ही वो पूछेंगे, इतना ही आप बता दोगे, वो खुश हो जाओगे। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप ये सब याद रख लोगे, ये सब बताओगे, तो ये एक और अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट देता है, ओके। सो अब ये आता है इंजन स्टॉल्ड, प्लेन ग्राउंडेड, ICRA अलर्ट, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ओके। टर्बुलेंस इन इंडियन एविएशन, ठीक है। देखो हुआ क्या है ना कि आपको पता है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण, सप्लाई चेन डिसरप्शन, साथ ही में आपको पता है इंजन रिलेटेड जो इशू था, पता है ना, इंजन रिलेटेड इशू, प्रैट एंड विटनी इंजन केस, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ है ना कि एयरलाइन का ऑपरेशन क्रिपल्ड हो गया है। मतलब एयरलाइन का ऑपरेशन समझो थोड़ा सा जेपडाइज हो गया है, ठीक है, डाउन हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ ना कि नया नया ऑपरेशनल चैलेंजेस आ गया है। बेसिकली जो ऑपरेशनल चैलेंजेस आया है, ऑपरेशनल चैलेंजेस जो आया है, वो बेसिकली आपके मेजरली हमें देखने को मिल रहा है, मेजरली मैं बोल रहा हूं डोमेस्टिक एविएशन में और डोमेस्टिक कैरियर्स के द्वारा, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है ना, ये डोमेस्टिक कैरियर्स के साथ इशू क्या हो रहा है कि इनका अपफ्रंट कॉस्ट बढ़ जा रहा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो भले आपका ग्राउंडेड है, सप्लाई चेन डिसरप्शन है या इंजन रिलेटेड इशू हो, एयरक्राफ्ट तो ग्राउंडेड है। अब ग्राउंडेड है तो कहाँ है? एरोड्रोम में ही पार्कड है ना, तो पार्किंग का चार्जेस तो देना ही पड़ेगा आपको। उल्टा जो डिमांड एंड सप्लाई आपको वो भी पूरा करना ही पड़ेगा, तो आप या वेटलीज लोगे या कुछ करोगे। वियर एंड टीयर हो रहा है, उस पर आपको, अगर आपने लोन लिया है तो आपको रीपेमेंट तो करना ही है। ऑल्दो आपका ग्राउंडेड है, क्रेडिट एजेंसीज तो ये सब नहीं समझती है ना, ओके। उसके कारण एक और इशू आ रहा है, वाइड स्प्रेड डिले, ठीक है। तो ये सब। अब देखो, अब पीछे ICRA ने बताया कि ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, बट 2024 और 25 की बात आई ना, ये बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूं फिस्कल ईयर का, फिस्कल ईयर। अब यार फिस्कल ईयर पहले ये समझ लो, जो फिस्कल ईयर होता है ना, वो अप्रैल 1 से 31 मार्च 2025 तक का होता है। यानी वो जो पिछला वाला रिपोर्ट था वो सही था, बट ऑल्दो हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं 7.8% का। वो ग्रोथ क्यों देख रहे हैं वो हम आगे समझेंगे, आगे भी बहुत सारा चीज़ आएगा। अभी मैं बताऊंगा कि हिस्ट्री 2024 और 25 में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है मिंट पे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसमें अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पे ये समझो
कि इंडियन एविएशन जो इंडस्ट्री है ना, वो फिस्कल ईयर 24-25 में क्लोज किया है विथ 7.8% ग्रोथ। 7.8% ईयर ऑन ईयर रोबस्ट ग्रोथ है हमारा। ये हम जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली बात कर रहे हैं डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक का। और पता है कितने पैसेंजर्स हमने इस साल ट्रैवल करवाया है? 165.7 मिलियन पैसेंजर। तो इससे पता चल रहा है ना कि फ्रॉम द लास्ट ईयर वी कैन सी वी आर रिकवरिंग फ्रॉम द ऑपरेशनल चैलेंजेस। अगर ग्रोथ हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम ऑपरेशनल चैलेंजेस है परसिस्ट कर रहा है, इसमें कोई दौराई नहीं है। वो जो सप्लाई चेन इशू है, जो प्रैट एंड विटनी का इशू है, वो सब परसिस्ट कर रहा है, बट देन ऑल्सो वी आर ग्रोइंग। हम लोग ग्रो कर ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि टूरिज्म में बूस्ट आया है, क्योंकि पोस्ट कोविड मेंटालिटी लोग का खुला है, अब लोग को घूमने जाना है। अब पीपल आर नाउ मोर प्रेफरिंग एयरक्राफ्ट। उड़ान स्कीम आया है, उड़ान स्कीम के भी कारण रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है। प्राइस कैपिंग हो गया है, सब्सिडी, बहुत सारा चीज हो गया है जिसके कारण ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। ओके, सो अब ये देख लो, इंडिगो टू शिफ्ट ऑपरेशन फ्रॉम टर्मिनल 2 टू टर्मिनल 1 एट दिल्ली एयरपोर्ट फ्रॉम April 15। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है, इंटरेस्ट है कि टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 में क्यों किया जा रहा है। ये ठीक है, ये सब बोलेंगे कि भाई, ये सब इंटरव्यूअर को बोल के आएंगे टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1। आपको ये बताना है कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस शिफ्ट, ठीक है। तो रीजन बताओ ना आपको। तो ड्यू टू प्लान्ड मेंटेनेंस एंड रनवे अपग्रेड एट टर्मिनल 2, यहां पे क्या हो रहा है ना, मेंटेनेंस चल रहा है, मेंटेनेंस एंड रनवे अपग्रेडेशन, ठीक है। ओवरऑल हो क्या रहा है ना कि एयरपोर्ट का कैपेसिटी और पैसेंजर कन्वीनियंस को सुधारा जाने की कोशिश की जा रही है। देखो, T2 जो है आपका, वो क्लोज किया गया है 4 से 6 मंथ के लिए। ये मैं बात कर रहा हूं, क्लोज किया गया, ठीक है। क्यों? रेनोवेशन के लिए, ठीक है। क्यों रेनोवेशन क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि आपका राइज इन डोमेस्टिक पैसेंजर हो रहा है। अब डोमेस्टिक पैसेंजर राइज हो रहा है तो आपको सर्विस भी तो उनको अच्छी देनी है ना, सर्विस तो अच्छी देनी है, आपको स्ट्रीमलाइन करना है, मॉडर्नाइज करना है, तो वो सब के लिए आपको बंद रखना होगा, तभी तो आप कर पाओगे ना। और T1 आपको पता है कि, चल जाए यार, हाँ, T1 आपको पता है कि ऑलरेडी इंप्रूव फैसिलिटी है उसके पास, क्विकर चेक इन फैसिलिटी है, क्विकर चेक इन फैसिलिटी है। साथ ही में क्या है, वाइडर कॉन्कोर्स है। वाइडर कॉन्कोर्स क्या हो गया? वाइडर कॉन्कोर्स में अगर आपको बताऊं तो मोर स्पेशियस वॉकवे जिसको बोल सकते हैं, जो टर्मिनल के अंदर वॉकवे होते हैं वो ज़्यादा स्पेशियस है। मोर रिटेल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बेटर बैगेज हैंडलिंग सिस्टम है, हैंडलिंग सिस्टम, ओके। सो ये सब है, ये रीजन है। अब बात आता है कि न्यू एरा इन इंडियन एविएशन, 3 इनोवेटिव एयरलाइन टू लॉन्च। यस, अभी तक आपको पता होगा कि बेसिकली 2 एयरलाइन ही है जो कि डुओपॉली बना के रखे हैं, मतलब डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेट 90% ऑफ मार्केट। वो 2 एयरलाइन कौन है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप एविएशन से रिलेटेड हो आपको मालूम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं, नाम बताना नहीं चाहता हूँ, बस पता है, सेल्फ पता है, ये एयर इंडिया और इंडिगो, स्पेशली पहला इंडिगो ही है, ठीक है। तो जो 3 नया इनोवेटिव एयरलाइन लॉन्च होने वाले हैं ना, उसका नाम जान लो, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लो, ज़्यादा तो जानने की ज़रूरत नहीं है। पहला है वो है एयर केरला, दूसरा है आपका शंख एयर, और तीसरा है आपका अल हिंद एयर। अब देखो, जो एयर केरला है ना, एक्चुअली ये एक UAE बेस्ड एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। UAE बेस्ड कंपनी है, बट इंडिया में डोमेस्टिकली अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं विथ 3 ATR 72-600। ये 3 ATR से चालू करने वाले हैं
और ये प्लान कर रहे हैं, इनका एयर केरला का प्लान क्या है कि हम केरला को मेजर हब जितने हैं ना, जैसे चेन्नई हो गए, बैंगलोर हो गया, इन सब से कनेक्ट करेंगे और लेटर ऑन ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी करेंगे। बट लेटर ऑन इंटरनेशनल एक्सपेंशन करेंगे, अभी नहीं। हो सकता है कि वो केरला से श्रीलंका के लिए भी फ्लाइट चला दे, ठीक है। पता है ना एटीआर जाता है इंटरनेशनल फ्लाइट में, एटीआर श्रीलंका जाता है। शंख एयर का मैं बात करूं तो ये एक उत्तर प्रदेश की कंपनी है, ठीक है। लखनऊ में इसका शायद हेडक्वार्टर है, एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से लखनऊ में ही है हेडक्वार्टर। और ये शंख एयर जो है वो मेन ऑपरेशन इसका रहेगा, मेनली ये ऑपरेट करेगा कहाँ पे, यूपी में ही करेगा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी जेवर एयरपोर्ट खुलने वाला है, खुल गया है इनफैक्ट। और टूर्स एंड ट्रैवल भी उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ रहा है, रीजनल एयरपोर्ट भी बहुत बन रहे हैं, ठीक है। उड़ान स्कीम के अंडर, उड़ान स्कीम नहीं पता है प्लीज़ देख लेना, मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो प्लीज़ देखना। उड़ान स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक, ठीक है। तो शंख एयर मेन ऑपरेट करेगा यूपी में इनिशियली, लेटर ऑन ये एक्सपैंड करेगा ऑल ओवर इंडिया में। और बोल रहे हैं कि फ्यूचर अगर अच्छा रहा तो हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी करेंगे। ये डिप्लॉय करेंगे 2 एयरक्राफ्ट बेसिकली बाय मार्च 2025। तो देख लेना, मार्च तो खत्म हो गया, अब तो अप्रैल खत्म होने वाला है। तो कौन से 2 एयरक्राफ्ट इन्होंने अभी तक किए नहीं किए। और लेटर ये कह रहे हैं कि 2025 में ही विद इन एन ईयर ये 5 और एयरक्राफ्ट ऑर्डर करेंगे, ठीक है। अब आता अलहिंद एयर। अलहिंद एयर है, ये प्लान कर रहा है स्टार्ट करने के लिए विद 2 एटीआर, वही एटीआर 72-600, 2 एटीआर से ये चालू करेंगे और उसके बाद स्केल करेंगे, मतलब 7 और एटीआर ये लाएंगे विद इन एन ईयर, ठीक है। इनका टारगेट क्या है, इनका टारगेट है कि डोमेस्टिक कनेक्टिविटी तो बढ़ाना ही है, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी इनहांस करना ही है, साथ में इन फ्यूचर जब हम 7 और एयरक्राफ्ट लाएंगे, एटीआर नहीं 7 और एयरक्राफ्ट लाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि गल्फ कंट्रीज में भी, इंडिया से गल्फ कंट्रीज भी जाएंगे, ओके। सो ये न्यूज था। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। तो देखो, अभी मैं बता रहा था ना कि इंडियन एविएशन इन 2024 अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन, सर्वाइवल एंड प्रीमियमाइजेशन। सबका मतलब समझेंगे। लाइव में आए हैं तो क्या क्या डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिला है ओवरऑल। और बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, मिंट का आर्टिकल है, अगर टाइम हो तो प्लीज़ पढ़ना, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। बहुत अच्छा है, मतलब 1 साल को ये पूरा एक आर्टिकल में ही समझा दिया है कि क्या क्या इशू आया था, कैसे कैसे उभरे, क्या क्या हुआ। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, मैं आपको थोड़ा सा ही इसमें बता पाऊंगा। पहले प्रीमियमाइजेशन का मतलब समझ लो। प्रीमियमाइजेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, प्रीमियर करना, प्रीमियम बनाना। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा ना कि इंडिगो जब चालू किया था तो एक लो कॉस्ट कैरियर था, अब क्या हो गया, अब अफोर्डेबल कैरियर भी हो गया है और अब तो प्रीमियम हो गया है। प्रीमियम कैसे हो गया है, प्रीमियमाइजेशन, क्योंकि इंडिगो स्ट्रेच भी आ गया है। तो ये इसका बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या हुआ है अब वो देख लो, ये मैं बता दिया इसीलिए क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब देखो हुआ क्या, 2024 से 2025 का अगर हम देखें कि जर्नी मेरी क्या रही और जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बताऊं, तो प्रैट एंड विटनी का इशू आया, इंजन इशू आया, जिसके कारण क्या हुआ, इंडिगो के 80 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो गए थे ना, ग्राउंडेड हो गए। प्रैट एंड विटनी ने बोला कि ठीक है यार, हम इस पर काम करेंगे, हम सही से करेंगे, वो सब तो देखा जाएगा क्या हो रहा है। फिर से जो डोमेस्टिक सेगमेंट था हमारा वो भी इंक्रीज हो गया, मतलब 2023 से लेके 2024 में जो डोमेस्टिक पैसेंजर का ट्रैवल हुआ है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। मतलब कहते हैं कि ये बेस्ट ईयर ऑन ग्रोथ है एविएशन का, बट कहा यह भी जा रहा है कि 2024-2025 और अच्छा होने वाला है एविएशन के लिए, ठीक है। फिर आपको पता है मर्जर हुआ, किनका मर्जर हुआ, टाटा ग्रुप के एयरलाइन का मर्जर हुआ है। टाटा ने वापस खरीद लिया, फिर मर्ज कर दिया एयर इंडिया में, तो ये भी हुआ। फिर स्पाइस जेट सरवाइव कर गया इस साल भी, ठीक है। डिले इन पेमेंट था
और क्या क्या सैलरी नहीं दे पा रहे थे, इवेंचुअली उन्होंने सैलरी भी दे दिया और केस वेस भी कुछ था, सब इन्होंने मैनेज कर लिया, मतलब सरवाइव कर गए ये। उसके बाद वेट लीज का भी आपको पता होगा, वेट लीज का पता होगा ना कि लास्ट ईयर इंडिगो वेट लीज किया था 2 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, जिसमें पहला बोइंग था, वाइड बॉडी में बात कर रहा हूं, ठीक है। और दिस ईयर इंडिगो और स्पाइस जेट दोनों ने वेट लीज किया है, मतलब इंडिगो ने भी किया है और स्पाइस जेट ने भी किया है, ठीक है। इंडिगो के बारे में मुझे कुछ पता चला कि इन्होंने जो वेट लीज किया है वो बेसिकली कतर एयरवेज से किया है। और क्यों किया है? ताकि ये दोहा का ऑपरेशन कर सके, मतलब दोहा फ्लाइट ले जा सके, ठीक है। और दूसरा इन्होंने जो वेट लीज किया है वो किस कंपनी से किया है? कोरिंडन एयरलाइन या कोरिंडन एयरलाइन, जो बोल लो यार, जो भी बोलते हो, ठीक है। डोमेस्टिक ऑपरेशन के लिए ये इन्होंने वेट लीज किया है, डोमेस्टिक ऑपरेशन के लिए। ओके, सो ये सब था न्यूज़। बाकी और इन डिटेल पढ़ना है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूंगा वो ज़रूर देखना एक बार, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। फिर इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट टू सेट टू रिज्यूम आफ्टर 5 ईयर्स, ये यार देखने वाली बात है। देखो हुआ क्या ना कि इंडिया और चाइना दोनों बातचीत चालू कर दिए हैं रिज्यूम, ताकि रिज्यूम कर सके डायरेक्ट फ्लाइट। और डायरेक्ट फ्लाइट देखो बाद में तो फ्लाइट बैंगलोर से भी होगा, मुंबई से भी होगा, बट अभी बात हो रही है न्यू दिल्ली टू शंघाई के लिए, ठीक है। आपको पता है ना ये फ्लाइट डिसरप्शन या कब बंद हुआ था, ये कंप्लीटली सस्पेंशन कब हुआ था? इंडिया से चाइना डायरेक्ट फ्लाइट का कोविड आया था उस समय, और साथ में गलवान वैली का जो बॉर्डर टेंशन था उसके कारण भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो अभी बात चल रहा है, ठीक है। और कौन कौन से एयरलाइन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं करने में? तो एक तो हमारा 6C और दूसरा हमारा AI, मतलब इंडिगो एंड एयर इंडिया एम टू रिकनेक्ट सिटीज लाइक दिल्ली एंड शंघाई। तो ये करेगा क्या? दिस विल लीड टू स्ट्रीमलाइन एंड enhance travel and trade, ओके। तो ये होगा। अब ये देखो, इंडियन एयरलाइन कांट फ्लाई ओवर पाकिस्तान, हियर्स हाउ दैट इज अफेक्टिंग फ्लाइट। अब ये तो यार एकदम रिसेंट का न्यूज़ है, ये तो मतलब काफ़ी चल रहा है न्यूज़। पता है ना कि हुआ क्या? हाँ, सो पहलगाम इंसिडेंट आपको पता ही होगा क्या हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। तो इंडिया ने क्या किया? सस्पेंड कर दिया, इंडिया सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी। आपको पता है ना इंडस वाटर ट्रीटी का ब्रोकर कौन था? वर्ल्ड बैंक था, ठीक है। ट्रीटी एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया और साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन भी पाकिस्तान के साथ कम किया या ख़त्म किया, जो बोल दो। और साथ में क्या किया? 48 आवर्स या 7 डेज कुछ टाइम दिया था कि भाई जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, पासपोर्ट होल्डर है, वो इंडिया को छोड़ना है। तो अब रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने क्या किया ना, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया। अब एयर स्पेस क्लोज सबके लिए नहीं किया, ये बेसिकली एयर स्पेस क्लोज किया है इंडियन एयरलाइंस के लिए, इंडियन एयरलाइंस के लिए। अब इसके कारण हुआ क्या? जो इंडियन एयरलाइंस को एयर स्पेस अगर क्लोज हो गया है, तो आपने फ्रीडम्स तो पढ़ा होगा ना, फ्रीडम 1 2 3 4, ये सब तो फ्रीडम पढ़ा ही होगा आपने रेक्स पे। अब इन सब के कारण हो क्या गया कि ये इंडियन एयरलाइंस को अल्टर या डिफरेंट रूट चूज करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इंडिया से यूरोप जाने के लिए वो लोगों को अलग रूट चूज करना पड़ रहा है, इंडिया से नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए वो लोगों को अलग रूट चूज करना पड़ रहा है, इंडिया से सेंट्रल एशिया जाने के लिए अलग रूट चूज करना पड़ रहा है, इंडिया से मिडिल ईस्ट जाने के लिए अलग रूट चूज करना पड़ रहा है। तो दिक्कत क्या हो रही है? अच्छा, सेंट्रल एशिया में पता है ना कौन कौन से कंट्री आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, याद रखना सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ये। इंटरव्यू में पूछा जाता है, कैडेट के इंटरव्यू में तो पूछते हैं भाई, कैपिटल वैपिटल पूछ लेते हैं ये सब। तो बात आ रहा है कि रूट के कारण दिक्कत क्या हो गया। अब देखो दिक्कत क्या हुआ कि सबसे पहले तो आप ऐसे सोचो कि आपका फ्लाइट टाइम बढ़ गया, आपका जो सफ़र समझो 6 आवर में हो सकता था, वो अब सफ़र 8 घंटा या 12 घंटा का हो जाएगा। तो फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ेगा,
तो फेयर्स बढ़ेंगे, आपके टिकट प्राइसेस बढ़ेंगे। हाउएवर ओएजी का कहना है कि सब्सटैंशियली प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, बट मैंने और भी बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं, उसमें उनका मानना है कि अभी इनिशियली फेयर नहीं बढ़ेंगे बट फेयर्स बढ़ेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, ओवरऑल हॉल्ट भी बढ़ेगा रिफ्यूलिंग के लिए हॉल्ट भी बढ़ेंगे। अब रिफ्यूलिंग के लिए हॉल्ट बढ़ेंगे तो ज़्यादा ग्राउंड स्टाफ भी चाहिए होंगे, केटरिंग सर्विस भी देना पड़ेगा, मोर स्टाफ रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, इंडिगो का करेंटली इस पे कहना था ना, इंडिगो स्टेटेड दैट अराउंड 50 रूट्स मे बी इम्पैक्टेड while they have temporarily suspended their flights to Almaty in Kazakhstan and Tashkent in उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इंडिगो के टोटल 50 रूट्स हैम्पर हुए इसके कारण। ये मैं इंडिगो की सिर्फ बात कर रहा हूँ। और इंडिगो ने बोला कि भाई टेम्पररीली ना हम अपना कुछ फ्लाइट भी सस्पेंड कर रहे हैं, टेम्पररीली सस्पेंड कर रहे हैं। कहाँ के लिए? अल्मेटी जो कि आपका कजाकिस्तान में है, और ताशकेंत जो कि कहाँ है आपका, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अभी ना कुछ दिन पहले एयर इंडिया का एक फ़्लाइट था जो जा रहा था, ये मैं बात बता रहा हूँ एयर स्पेस, जब पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोज हो गया था तब एयर इंडिया का एक फ़्लाइट था न्यू दिल्ली से, वो जा रहा था न्यूयॉर्क। पता है, इसको रीफ्यूलिंग के लिए स्टॉप करना पड़ा, रीफ्यूलिंग के लिए भाई साहब को हॉल्ट लेना पड़ा। कहाँ पे? डेनमार्क में इसको स्टॉप लेना पड़ा। ये जर्नी न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क का जितने देर का भी ये जर्नी होता है 6 आवर मोर, उतना टाइम जो भी लगता है उससे 6 घंटा ज़्यादा लगा है। रीफ्यूलिंग के चक्कर में, रूट डाइवर्जन के चक्कर में, हॉल्ट के चक्कर में 6 घंटे ज़्यादा लगा है। तो ये सब इशू आता है। तो अभी आपको पता होगा कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने टैरिफ लगाया है, सारे कंट्रीज पे लगाया है ओवरऑल। इंडिया पे भी लगा ही है, बट चाइना पे थोड़ा सा ज़्यादा टैरिफ लगा है। तो इसके कारण क्या हुआ ना, चाइना ने भी रिटेलिएट किया है विथ हायर टैरिफ। अब इसके कारण क्या हुआ, हायर टैरिफ लगाने से क्या हुआ कि जो चाइना में आप दूसरे देश से इंपोर्ट करके गुड्स लाओगे, यूएस से आप कोई भी सामान चाइना लाओगे, वो सामान महंगा हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे दिक्कत किसको हो गया? बोइंग को हो गया, क्योंकि बोइंग का एक बहुत बड़ा ऑर्डर चाइना ने दिया था या देने वाला होगा या कुछ भी होगा, पार्ट्स कंपोनेंट होगा, दिक्कत हो गया। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई क्या फ़ायदा बोइंग से लेके, अब तो महंगा पड़ गया। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या हो रहा है ना, स्ट्रैटेजी चाइना ये फोकस कर रहा है कि भाई अब बोइंग को गोली मारो, अब एयरबस पे ध्यान दो। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, एयरबस पे ध्यान दो। और चाइनीज़ कंपनी का जो कॉमैक एयरक्राफ्ट है ना, कॉमैक एयरक्राफ्ट, ये भी एक बार देखना। ठीक है, ये कॉमैक एयरक्राफ्ट है, इसको भी हम लोग अब थोड़ा सा देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे ना इंडियन एयरलाइन फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि देखो कंपोनेंट और एयरक्राफ्ट अब चाइना तो लेने वाला है नहीं, बहुत कम चांसेस से लेगा क्योंकि महंगा हो गया है। तो इंडियन एयरलाइंस का तो कम टैरिफ लगेगा ना, क्योंकि इंडिया में तो ट्रम्प जो टैरिफ दिया है वो तो कम ही टैरिफ है, तो इंडिया कुछ ऐसे रिटेलिएट भी नहीं किया है सच। तो वो ये जो ऑर्डर चाइना जाने वाला था वो डाइवर्ट करके इंडिया अपने पास, इंडियन एयरलाइन अपने पास ले सकते हैं। ठीक है, तो रिकवरी और ज़्यादा हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। जो पार्ट्स का इशू चल रहा है वो सब नहीं होगा, हो सकता है हमें शायद डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल जाए। जो ऑर्डर दिया था इतना बड़ा पेरिस एयर शो में, शायद कुछ जल्दी एयरक्राफ्ट हमें मिल जाए, लेट्स सी। ओके, हाँ, एयरबस पार्टनर विथ महिंद्रा टू बिल्ड H130 लाइट हेलीकॉप्टर फ्यूजलाज इन इंडिया। देखो हुआ क्या कि एक कंपनी है महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो कि सब्सिडरी है किसकी? महिंद्रा की, महिंद्रा ग्रुप्स की ये सब्सिडरी है। ये ना कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिए है फ्रॉम AIB मतलब ऑल इंडिया, वो तन्मय भट्ट वाला नहीं, एयरबस हेलीकॉप्टर।
ठीक है, मत बोलना सर भैया AIB लिखवाए और बोल रहे एयरबस हेलीकॉप्टर, भाई ये यही नाम ही है, AIB ही नाम है, ठीक है। और ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है किस लिए, टू मैन्युफैक्चर असेंबल मेन बॉडी या फ्यूजलाज, जो भी आप बोल लो, बॉडी बोल लो, फ्यूजलाज बोल लो, किसका, H130 सिंगल इंजन लाइट हेलीकॉप्टर का। बड़ा सुंदर है यार देखने में। और इसके कारण होगा क्या, एक तो सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग होगा इंडिया के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का, ठीक है। साथ ही में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो क्या क्या होगा, जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगा, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। दोनों चीज हो रहा है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो, DGCA इशू एडवाइजरी टू एयरलाइन ऑन पैसेंजर हैंडलिंग ड्यू टू लॉन्गर फ्लाइट। अब देखो हुआ क्या है कि अभी मैं बताया कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इसके कारण क्या हो गया कि इंडियन एयरलाइन के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। अब इसके कारण क्या हो गया कि जो फ्लाइट था वो हमें फ्लाइट रूट्स चेंज करना पड़ गया, और लॉन्गर फ्लाइट रूट्स लेने पड़ रहे, ठीक है। तो DGCA इसके कारण ना कुछ मैंडेट निकाला, और वो मैंडेट बेसिकली 5 पॉइंट्स पे मैंडेट है। वो 5 पॉइंट क्या क्या है, तो पहला ये पॉइंट है ना कि आपको प्री फ्लाइट पैसेंजर कम्युनिकेशन रखना है या करना है, कम्युनिकेशन, ठीक है, कि प्रॉपर कम्युनिकेट करना है आपको पैसेंजर के साथ फ्लाइट से पहले। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा है कि इन फ्लाइट केटरिंग एंड कंफर्ट भी रखना है, इसका भी ध्यान रखना है। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है कि मेडिकल प्रिपेयर्डनेस भी रखना है, मेडिकल प्रिपेयर्डनेस अलॉन्ग विथ अल्टरनेट एरोड्रोम, ठीक है। चौथा उन्होंने क्या बोला, चौथा पॉइंट ध्यान रखने के लिए कि कस्टमर सपोर्ट और रेडीनेस रखना है, कस्टमर सपोर्ट एंड रेडीनेस, ओके। पांचवा उन्होंने बोला कि इंट्रा इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन रखना, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट जो भी आपके हैं उनके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन रखना, ओके। तो DGCA कंसिडर कर रहा है, अभी कंसिडर कर रहा है, अभी साइन नहीं हुआ है। सो कंसिडर कर रहा है टू अलाउ 12th पास आउट फ्रॉम आर्ट्स एंड कॉमर्स एज वेल एज बायो बैकग्राउंड टू बिकम कमर्शियल पायलट इन इंडिया। अब ये तो न्यूज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आप सब पायलट की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा कि क्या सीन चल रहा है। मैं ना यहाँ पे हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ। पहले तो देखो, ग्लोबल स्टैंडर्ड ये है ना कि ग्लोबल स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ इंडिया में कंपलसरी है कि भाई फिजिक्स होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। ग्लोबली ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो, आप आ सकते हो, ठीक है। अब हिस्ट्री 1990 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर 1990s क्या था ना, अगर आप 10th या मेट्रिकुलेट जो भी आप कह लो, अगर आप 10th पास हो तो वही रिक्वायरमेंट था आपका CPL ट्रेनिंग के लिए। बट आफ्टर 1990 क्या हो गया ना, ये PME वाला रिक्वायरमेंट आ गया, फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है। ये डिसीजन ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इन लाइन में है, ठीक है। और आप ऐसे सोचना यार, जो मतलब अभी मेरी एक ग्रुप पे बात हो रही थी, वहाँ पे लोग लड़ रहे थे कि नहीं यार हमने दिक्कत फेस किया है, अब ये इतनी आसानी से DGCA वाले कैसे करने दे रहे हैं। भाई आपने जो दिक्कत फेस किया है, आप ये सोचो सामने वाला फेस ना करे वो दिक्कत, ये भी तो देखना है ना, ये भी तो देखना चाहिए आपको, ठीक है। इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव एंड आई अप्रिशिएट इट। ये देख लो, DGCA, BCAS,
AI ग्रैपल विथ मैन पावर शॉर्टेज, मतलब इन सब में भी लोगों की शॉर्टेज हो रही है। देखो DGCA तो आपको पता ही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन सब के बारे में ना नोट्स बना के रखना। कभी कभी पूछ लेते हैं एयरलाइन इंटरव्यू में, छोटा छोटा शॉर्ट क्रिस्प नोट बनाना। मैंने शायद बनाया भी है, और मैंने बनाया है, रेगुलेशंस वाला प्लेलिस्ट में मैंने डाला है शायद। बी कैस का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, AI का फुल फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो ये सब ना सफर कर रहे हैं स्टाफ शॉर्टेज से, और अराउंड 37 to 48% स्टाफ शॉर्टेज या मैन पावर शॉर्टेज। अगर मैं आपको बात करूं तो 48% वेकेंट पोस्ट है DGCA में, 48%। बीकैस और AI अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में अराउंड 37% है। सोचो। DGCA प्रोब्स एयर इंडिया एक्सप्रेस टेल स्ट्राइक इन तिरुचि एयरपोर्ट, तिरुचि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है ये तो मतलब खुद से पढ़ लो यार, कुछ इसमें समझाने ऐसा है नहीं। टेल पोर्शन टच द रनवे सरफेस, तो DGCA अब प्रोब करेगा। ओके। DGCA ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू पायलट सडन डेथ एट दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, मतलब ये दोनों नॉर्मल है। ओके, सो दिस इज द एंड, बस ये अच्छे से कर लेना यार।